चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बता देते हैं, अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का बटन दबाते हुए शिलान्यास किया है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय पर बनाई गई फिल्म भी दिखाई गई। फिल्म में राजा महेंद्र प्रताप के संक्षेप इतिहास के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में भी विस्तार से जानकारी हासिल की गई है। अलीगढ़ शहर अपनी तालीम और तालों की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आज अलीगढ़ के इतिहास में एक नया अध्याय तब जुड़ गया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से छात्रों को, युवाओं को फायदा होगा और जो युवा मुश्किल के दौर में हैं, वो राजा साहब की जिंदगी से, उनके जीवन से, उनके ऐतिहासिक लम्हों से वाकिफ हों और राजा साहब से प्रेरणा लें। डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना करते हुए, शिलान्यास करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि छात्र जब शिक्षा प्राप्त करके यहाँ उनको रोजगार के मौके हासिल होंगे, साथ ही अभी तक अलीगढ़ अपने तालों की वजह से प्रसिद्ध था। लोगों की दुकानों और मकानों को सुरक्षा यहाँ के तालों से मिलती थी, लेकिन अब डिफेंस कॉरिडोर्स में बनने वाले हथियारों से ये सरहद की सुरक्षा भी अलीगढ़ के नाम से जानी जाएगी। जनता टीवी के लिए अलीगढ़ से सैयद अतीक। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ टीम ने प्रयागराज जिले में 50,000 के नामी मोहम्मद अबरार खान को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद अबरार पर गोली मारकर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। मोहम्मद अबरार खान लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने प्रयागराज के रामबाग रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर के नीचे मोहम्मद अबरार को दबोच लिया। एसटीएफ की टीम लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो वहीं आने वाले त्योहारों के मद्देनजर देश में धमाका करने की पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक और हाई क्वालिटी हथियार बरामद किए हैं। पकड़े गए आतंकियों में से 2 ने पाकिस्तान में बम बनाने की तालीम ली है। पकड़े गए आतंकी दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के इशारे पर नवरात्रि और रामलीला के दौरान सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। आतंकियों का ये नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने वाले आतंकियों के नाम ओसामा और जिशान कमर है। बाकी चारों आतंकियों के नाम मोहम्मद अबू बकर, जान मोहम्मद शेख, मोहम्मद अमीर जावेद और मूलचंद लाला है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले महाराष्ट्र से एक आतंकी को पकड़ा गया। 2 आदमी दिल्ली में अरेस्ट हुए। इसके बाद उत्तर प्रदेश से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनमें से 2 आतंकी अप्रैल में मस्कट गए हुए थे। उन्हें मस्कट से बाय शिप पाकिस्तान ले जाया गया, तो वहां फार्म हाउस में रखकर विस्फोटक बनाने और AK-47 चलाने की 15 दिनों तक तालीम दी गई थी। यूपी ATS के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए ISI स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव IED भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। जो भी उल्लेखनीय बातें प्रकाश में आएंगी उससे अवगत कराया जाएगा। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। तौकीर हमारे साथ में संवाददाता ग्राउंड जीरो से लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तौकीर, एसटीएफ लगातार सघन चेकिंग कर रही है और ऐसे में आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ और ATS की संयुक्त तो कार्रवाई जो हुई थी उसमें प्रयागराज और तमाम क्षेत्रों से भी जो है लोगों को अरेस्ट किया गया है, आतंकियों को अरेस्ट किया गया है। अभी पूछताछ भी की जाएगी। अभी क्या प्रक्रिया फॉलो की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनको दिल्ली ले जाया जाएगा? देखिए, दिल्ली पुलिस की सशस्त्र सेल और उत्तर प्रदेश की ATS ने कंबाइन ऑपरेशन किया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और मुंबई से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने आज 4 जगह एक साथ रेड की थी, जिसमें रायबरेली, लखनऊ, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद जिले शामिल थे। इलाहाबाद से पुलिस ने जिशान नामक एक युवक को हिरासत में लिया है, जिसके पास एक लाइव IED भी मिली है। एक बड़ी धमाके की साजिश रची जा रही थी।
जिशान के बारे में आपको बता दें कि जिशान कुछ दिनों पहले ओमान गया था और ओमान के जरिए वो पाकिस्तान IAS के अंडर एक ट्रेनिंग भी लेने गया था। करीब 15 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद वो वापस उत्तर प्रदेश लौटा है। तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो त्योहार है और जिस तरह से राजनीतिक माहौल में आप है तो उसको देखते हुए बड़ी साजिश पुलिस ने फिलहाल फेल कर दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तौकीर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की आज दोपहर अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी, जिसकी सूचना से जेल में हड़कंप भी मच गया। जेल और जिला अस्पताल के डॉक्टरों की सलाह पर मुख्तार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार का इलाज भी चला। बांदा के राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मुकेश यादव ने यह जाहिर किया है कि प्रोटोकॉल के तहत जेल से हमारे पास सूचना जिला प्रशासन के माध्यम से आती है, क्योंकि कोर्ट के सुपरविजन में इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है और समय समय पर हमारे डॉक्टर जिला जेल में जाकर रूटीन चेकअप भी करते रहते हैं। फिलहाल मुख्तार अंसारी को वापस से जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर वो जेल में बंद है। प्रोटोकॉल जेल से हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, अगर उनका चूंकि कोर्ट के सुपरविजन में चल रहा है और विशेष ध्यान रखना होता है, तो हमारे डॉक्टर वहां पे जाके जब भी जरूरत होती है जाके चेक करते रहते हैं। और अभी थोड़ा सा उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो वहां पे जेल में नहीं हो सकती थी, और बहुत माइनर सा था, तिल सफाई समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सी राइट टू प्राइवेसी होती है पेशेंट की, हम लोगों को एज ए डॉक्टर नहीं बतानी होती है किसी को। आपके लिए ये है कि वो आए थे और ठीक ठाक उनका जो भी प्रोसीजर होना था माइनर सा प्रोसीजर था, उसके बाद उनको भेज दिया गया सुरक्षा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान इस बार भी हिंदी दिवस पर हिंदी सेवियों का भारत भारती लोहिया साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान आदि अलंकारों से सम्मान नहीं कर पाया है। कोरोना संकट की वजह से इस बार भी संस्थान में इन अलंकरणों के लिए आई प्रविष्टियों पर चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद गुप्त ने उम्मीद जताई थी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद सम्मान समारोह आयोजित होगा। यूपी के कई जिलों में वायरल बुखार का कहर बदस्तूर जारी है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच इस बुखार ने अब सरकार और प्रशासन से लेकर आम लोगों तक की नींद उड़ाकर रख दी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बदलते मौसम के बीच इन दिनों वायरल बुखार का प्रकोप यूपी के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच इस बुखार ने अब सरकार और प्रशासन से लेकर आम आदमी तक की नींद उड़ा दी है। मिर्जापुर के मंडलीय अस्पताल में बुखार से पीड़ित लोगों की भीड़ दूरदराज के इलाकों से आ रही है। वहीं बच्चों से लेकर बड़े तक इस बुखार का शिकार बन चुके हैं। ओपीडी में हर दिन 500 से ज्यादा बुखार से पीड़ित मरीजों को देखा जा रहा है। इलाज कराने आए लोगों का कहना है कि अस्पताल में मरीजों को कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। 10 बजे रात का बुखार बा ऐठन बाहर साफ बोली नहीं आ रहा है, साफ बोली नहीं आता है, न कुछ खाद पिए थे। मंडलीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आलोक का कहना है कि इस समय बुखार और डेंगू के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। हमारी तरफ से लोगों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है। जांच से लेकर दवाई तक अस्पताल में उपलब्ध है। डेंगू के बारे में बताना है कि 1-2 मरीज 3 मरीज पर डे आ रहे हैं एडमिशन, और वर्तमान में मेरे पास वार्ड में 4 मरीज भर्ती हैं। वार्ड में हमारे पास इसके लिए सारी व्यवस्था है, दवाओं की व्यवस्था है, जांच की व्यवस्था है, हमारे पास मच्छरदानी युक्त बेड हैं, समर्पित स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है। ये हाल सिर्फ मिर्जापुर का ही नहीं है। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में भी कुल मरीजों की संख्या आज 465 पहुंच चुकी है, जहां बढ़ती बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए एक नए ओपीडी का संचालन किया गया है। 7 डॉक्टर की टीम के साथ साथ अन्य मेडिकल स्टाफ को भी लोगों का इलाज मुहैया कराने के लिए तैनात किया गया है। जनता टीवी के लिए मिर्जापुर से संतोष गुप्ता और फिरोजाबाद से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। तो वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड में भी बुखार का कहर जारी है। 24 घंटे के अंदर 14 और मौतों से चारों तरफ दहशत का माहौल है।
प्रभावित इलाकों से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सोमवार को बुखार से सबसे ज्यादा 4 मौतें बुंदेलखंड के महुआ में रिकॉर्ड की गई हैं। यहां बुखार से मरने वालों की तादाद 15 से ऊपर पहुंच चुकी है। बांदा में भी 24 घंटे के अंदर बुखार से 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पूरा बुंदेलखंड वायरल और डेंगू की चपेट में। कानपुर देहात में बुखार से 2 और मौतें हो चुकी हैं। यहां अब तक 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। जिले के प्रभावित इलाकों से लोग पलायन कर रहे हैं। कन्नौज में भी बुखार से 1 मौत हुई। यहां बुखार से मरने वालों की संख्या 13 पहुंच चुकी है। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की परेशानी और बढ़ गई है। अब कोर्ट ने पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां की कंप्लेंट केस एप्लीकेशन पर आदेश जारी किया है। पैन कार्ड से संबंधित जानकारी नामांकन पत्र के शपथ पत्र में गलत दिए जाने के मामले में कोर्ट के सामने सबूत उपलब्ध कराए जा सकेंगे और गवाही भी दी जा सकेगी। इसकी सुनवाई भी पूर्व से कोर्ट में चल रही एफआईआर आकाश सक्सेना के साथ चलेगी। अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि नवेद मियां ने अब्दुल्ला आजम और आजम खान के खिलाफ एक कंप्लेंट केस 2018 फाइल किया था। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में राजकीय इंटर कॉलेज के 854 छात्र पिछले 1 महीने से अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जीआईसी स्कूल में सैकड़ों छात्रों ने एकत्रित होकर जमकर हंगामा काटा, जिनकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस फोर्स स्कूल के अंदर से ताला लगाकर हंगामा कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भी भांजी हैं। इस दौरान पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों और छात्र नेताओं को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस की ओर से छात्रों पर की गई इस बर्बरता को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर विरोध जताया है। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए कोविड टीका एक्सप्रेस रवाना की गई। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने 23 वाहनों को हरी झंडी दिखाते हुए वैन को रवाना किया। आपको बता दें, सभी ब्लॉकों में 2-2 वाहन भेजे गए हैं। यहां अलग अलग जगहों पर लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि इस वैन में प्रशिक्षित स्टाफ होगा जो ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन लगाएगा। कोविड के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा जो हथियार है और सबसे बड़ा जो शील्ड है वो टीकाकरण का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज जनपद लखनऊ में 32 लाख से ज्यादा कोविड के डोजेज लगाए जा चुके हैं। फर्स्ट डोज से हमारे लगभग 62% पॉपुलेशन कवर हो गई और सेकंड डोज से 26 से 27%। प्रतिदिन का हमारा जो एवरेज चल रहा है ये 45 से 50 हजार डोजेज का चल रहा है। इसको हम लोग और अभी तेजी दे रहे हैं, जिसके लिए हमने मोबाइल वैक्सीनेशन वैन्स को केयर इंडिया और स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के माध्यम से आज प्रारंभ किया जा रहा है। ऐसे 23 मोबाइल वैन्स हैं जो प्रत्येक क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम 2-2 दे रहे हैं और हर एक सीएचसी शहरी क्षेत्रों में 1-1 ऐसे मोबाइल वैन दे रहे हैं जो प्रतिदिन 300 के औसतन अतिरिक्त टीकाकरण करेंगे। आगरा में ताजमहल के 500 वर्ग मीटर की प्रतिबंधित परिधि में अब वाहनों के लिए अस्थायी पास जारी नहीं होंगे। ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रतिबंधित क्षेत्र में गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में जिलाधिकारी प्रभुवन सिंह ने ये निर्देश जारी किए हैं। अस्थायी वाहन पास और नए निर्माण पर रोक लगाने के साथ ही नए स्थायी वाहन पास जारी करने पर भी अब सख्ती बढ़ा दी गई है। करीबन 18 महीने बाद जिलाधिकारी प्रभुवन सिंह ने ताज प्रतिबंधित क्षेत्र की समीक्षा करी। एसएसपी मुनिराज, एडीजी उपाध्यक्ष राजेंद्र पैसिया और एडीएम सिटी डॉक्टर प्रभाकांत अवस्थी, पुरातत्व और अन्य विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। बांदा के सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शकील अली के बेटे और भाइयों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। दरअसल मामूली विवाद को लेकर के पूर्व जिला पंचायत के बेटे और उसके भाइयों ने एक व्यापारी की दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ मारपीट करी, जिसमें दुकानदार बुरी तरीके से घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उत्तराखंड सरकार के प्रोटोकॉल में मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, जिसके बाद राज्यपाल का काफिला सड़क मार्ग के जरिए राजभवन देहरादून पहुंचा। राज्यपाल के आगमन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो सैनिक पृष्ठभूमि से आते हैं और उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी।
विधिवत महामहिम राज्यपाल जी का शपथ ग्रहण हो जाएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जिस एक राष्ट्रभक्त राज्यपाल हमको दिए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सेना में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड के लिए वो बहुत अच्छा काम करेंगे। और आज हमने विधिवत उनका यहाँ पे स्वागत किया है और मैं कह सकता हूँ कि वो सेना में उन्होंने जितना महत्वपूर्ण काम देश के लिए किया है, उनके अनुभवों का लाभ उत्तराखंड आज नए राज्यपाल आ रहे हैं और उनका पूरा जीवन सेना में गुजरा है। उन्होंने भारत की रक्षा के लिए संपूर्ण जीवन भर काम किया है और अब उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ा खुशी का क्षण है, बड़ा गौरव का भी है कि जिन्होंने संपूर्ण जीवन सेना में लगाया है वो सैनिक हैं और उत्तराखंड हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में और अच्छा काम होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रानी पोखरी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने क्षतिग्रस्त हुए पुल के निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। पीडब्ल्यूडी की ओर से किए गए कार्यों से सीएम धामी संतुष्ट नजर आए और निर्माण कार्यों में और भी तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा, फिलहाल वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है, जिसका कार्य तेज गति से किया जा रहा है। तो वहीं पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसका जो डीपीआर वगैरह है सब तैयार हो गया है और टेस्टिंग भी हम देख रहे हैं। हाँ, टेस्टिंग वगैरह सारी हो गई है, सारी तैयारी चल रही है। हमारा उद्देश्य है कि इसको अगले 4-5 महीनों में नया कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इसके लिए सारी स्वीकृतियां हम जारी करेंगे। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड आम आदमी पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है। दरअसल आपके प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। ऐसे में एसएस कलेर ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है ताकि वो सीएम धामी के खिलाफ चुनाव लड़ सकें और खटीमा की जनता को समय दे सकें। तो वहीं आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कहा, शीर्ष नेतृत्व ने ये बदलाव किए हैं। साथ ही कर्नल कोठियाल ने कहा, उत्तराखंड को आपने 3 हिस्सों में बांटा है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना, मैं खटीमा में घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन करने जा रहा हूँ। इसी की वजह से मतलब ये चीज मैं बाहर नहीं जान दे पा रहा हूँ। तो मैंने खुद इच्छा जताई है। मेरे को ऐसा नहीं है कि मतलब पार्टी से कोई दबाव हुआ या किसी का दबाव। मेरा एक ही मिशन रहा है, 2022 में सरकार बनाना। 9 साल पहले जब पार्टी को लेके आए थे, उस दिन से यही मिशन था भी कहीं उत्तराखंड की जनता का भी दिल्ली की तरह बनाओ। देखो, प्रदेश अध्यक्ष तो क्या है कि जिम्मेवारी बहुत बड़ी है जिसको कि उनको करना है पूरा। खटीमा जैसी जगह पे जब खुद उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो जब इलेक्शन लड़ेंगे तो पूरा सरकारी तंत्र, पूरा बीजेपी का महकमा वहां पे लड़ेगा। उसके अगेंस्ट एक आदमी अगर लड़ रहा है आम आदमी पार्टी का, तो उसको तो ना बाकी सब चीजों से रिलीफ बनानी है। लेकिन साथ में वो जो 3 साल में उन्होंने जो यहाँ पे योगदान दिए हैं वो बाकी पार्टी में और अपने एडवाइस और जगह जगह पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मोटिवेट करते रहेंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी की उम्मीद है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।